सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का ये वीडियो है, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां पर आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में सुना था 2013 में इलेक्शन के जस्ट पहले। उसी मुजफ्फरनगर का ये वीडियो है। यहाँ पर एक टीचर ने अपनी टीचर होने की सारी सीमाएं लांघ दी, यानी कि एक तरीके से एक टीचर को ये कभी शोभा नहीं देता जो हरकत यहाँ पर की गई है। मैं पूरी आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ, आप लोग खुद बताइएगा कि क्या एक टीचर जो है वो इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए एक टीचर को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसकी जो पोस्ट है वो उसको अलाउ करती है। टीचर तो टीचर, ये तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सोसाइटी का उसको ये चीज़ें अलाउ नहीं है। अभी हुआ क्या, यहाँ पर एक बच्चा था क्लास का ही, उसको खड़ा किया गया सबके सामने और सारे बच्चे जो है दूसरे जो क्लास के थे वो आकर उसको थप्पड़ मार रहे थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पर थप्पड़ मारने का रीज़न ये नहीं कि उसने टीचर को गाली दे दी, किसी बच्चे को गाली दे दी, किसी बच्चे के साथ में लड़ाई कर दी, किसी का कोई सामान चोरी कर लिया। उसकी गलती पता है क्या थी? उसकी गलती ये थी कि वो एक मुस्लिम बच्चा था और टीचर ने यहाँ पर ये बोला, मतलब गाली दी उन्होंने। वो ऐसी गाली है कि मैं यहाँ पर दे भी नहीं सकता मैं वो गाली, जिस तरीके से एक टीचर होकर एक वुमेन होकर उनके द्वारा वो गाली दी गई है, इस लेवल पर जाकर उनके द्वारा ये हरकत की गई है। मैंने सारी गाली और जो भी यहाँ पर जो एक इस बच्चे के साथ में किया गया दूसरे बच्चों के साथ में, वो सारा मैंने कट कर दिया है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी उसको अलाउ नहीं करती है। किसी को लग रहा है कि इसको देखना है पूरा तो इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर आप लोग जाकर देख लेना। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, अभी ये बात आप लोग फील भी करोगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के डेट में एक बच्चे को सोचो, वो बच्चा जब क्लास में बैठा होता है तो क्लास में उस बच्चे की इज्जत क्या होती है, किस तरीके से वो सहमा सहमा क्लास में जाकर बैठता है, और अगर क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हो जाए तो कैसा फील होगा। मतलब सोच के देखो एक बार, ये बात अपने ऊपर लेकर देखो और अपने स्कूल के टाइम को आप लोग याद करके देखो कि जरा जरा सी चीज पे कि यार आज शर्ट गंदी होगी तो क्लास में ऐसा फील ना हो जाए कि मतलब एक तरीके से ना कि क्या पहन के आ गया। जूते वूते अगर ठीक से नहीं पहने होते उसको शर्म आ जाती थी। खासकर अगर आप लोग देखोगे मतलब प्रॉपर अगर फीस नहीं गई है, कभी कोई रीजन हो गया तो ये लगता था यार टीचर ने क्लास में बोल दिया फीस नहीं आई है तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती थी। अगर आप लोग देखोगे तो शर्म आती है बच्चों को खासकर क्लास में, और उस बच्चे का मनोबल अगर क्लास में डाउन हो गया वो बच्चा कभी जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो बच्चा कभी जिंदगी में अपने आप को ऐसी पोजीशन पर नहीं ले कर आ पाएगा कि उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि पूरी क्लास जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक माहौल होता है उसमें उस बच्चे को इतना डिग्रेड कर दिया गया है कि वो कभी अपने पैरों पर खड़ा होते हुए भी लड़खड़ाएगा। उसका जो आत्मविश्वास है वो जमीन पर लाकर डाल दिया गया है। उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में सोचे तो हो सकता है कि कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी कर ले कल को जाकर। तो ये ऐसी चीजें एक टीचर को शोभा नहीं देती। एक टीचर तो इन चीजों में से निकालने का काम करता है, और इन्होंने मतलब टीचर की सारी एक ग्रीमाई लांग के रख दी यहाँ पर। तो ऐसे टीचर को मुझे लगता है कि इमिडिएटली बेसिकली जेल के अंदर में डालना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत ही बड़े वाला क्राइम है कि जिस बच्चे की ज़िंदगी बनानी होती है उस बच्चे की ज़िंदगी बिगाड़ी जा रही है। तो बिल्कुल इनको बेसिकली जेल के अंदर में डालना चाहिए। प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी यहाँ पर की जा सकती है, ताकि आगे से एटलीस्ट क्लास के अंदर में बच्चों के साथ में कोई भी इस तरह का भेदभाव न करे। ऐसे देश के अंदर में रहते हैं जहाँ पर हमारे संविधान निर्माता 200 साल तक अंग्रेजों की यातनाएं झेले थे, और उसके बाद में उन्होंने हमारा संविधान तैयार किया। उसी संविधान के अंदर में पार्ट 3 उनके द्वारा रखा गया। उसी पार्ट 3 के अंदर में इनके द्वारा फंडामेंटल राइट रखे गए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इन्हीं फंडामेंटल राइट में बकायदा उन्होंने राइट टू रिलीजन की बात की कि आप लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज का बकायदा ध्यान रखा है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक सोसाइटी का इंसान जो है, वो हर एक रिलीजन का इंसान जो है इस पर्टिकुलर देश के अंदर में सेफ फील करे और इंजॉय कर सके। और वहां पर आप एक बच्चे के साथ में ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ये एक दर गिरी हुई घटिया मुझे एक टीचर की देखने को मिली, और उसमें गाली इतनी गंदी गंदी निकाल रही है मुझसे। एक टीचर होकर ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, मुझे तो शर्म आ गई देख कर भी। मैं
एक तरीके ना, जब आप लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं और आपकी कम्युनिटी का कोई इंसान ऐसी हरकतें करता है, वो भी एक टीचर होकर, जो कि एक ऐसी रेस्पॉन्सिबल, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे नहीं लगता कि एक टीचर और एक माँ जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज में किसी और इंसान की होती है। क्योंकि एक टीचर जो होता है, कोई भी अगर सोसाइटी में अगर आज के दिन में किसी पोस्ट पर है ना, वो एक टीचर के हाथों में से निकल के जाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो। तो हर एक पोस्ट, कोई भी पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठोगे और वो टीचर इस तरीके से, तो सबसे ज़्यादा तकड़ी ट्रेनिंग टीचर की होनी चाहिए आज की डेट में देखा जाए। टीचर की जो टीचिंग है ना, उसके ऊपर तो मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा एथिकल सब्जेक्ट तो जो यूपीएससी में पढ़ाया जाता है वो टीचर को पढ़ाना चाहिए, कि एथिक्स यहाँ पर टीचर के अंदर में सबसे पहले डालनी चाहिए, तभी तो वो सोसाइटी में दूसरे लोगों के अंदर में एथिक्स आएगी। तो ये मतलब अलग ही लेवल की चीज़ मुझे देखने को मिली। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग इससे मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप लोग इसके बारे में? अगर एक व्यू में आप लोगों का जानना चाहो इसके ऊपर, तो आप लोग क्या बोलेंगे? शब्द में कोई भी गाली मत लिखना, क्योंकि आप लोग एक ऑफिसर हैं, फ्यूचर इंडिया के ऑफिसर्स हैं आप, भावी ऑफिसर। तो आप लोगों को कम से कम अपने शब्द रखने का पता होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो अपनी एक तरीके से बोली से इस तरीके से सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल सकता है, जिस तरीके से जो बड़े बड़े लीडर जो हैं जब बोला करते थे तो लगता था कि मतलब क्या बोल के चला गया बंदा यार, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो आज है 26 अगस्त, काफ़ी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। हालांकि मुझे देखने के बाद मेरा मूड बड़ा ऑफ हो गया था यार, ठीक है। मैंने कहा मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ जो मतलब जो रो रहा है खड़ा खड़ा, वो क्या मतलब घर जाएगा, किस तरीके से फील करेगा, वो अगले दिन क्लास में भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। और किसी क्लास में जाने से पहले भी वो सहमा सहमा फील करेगा। आज का डिस्कशन काफ़ी शानदार रहने वाला है, पर इससे पहले ये बताइए कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, और क्या आज के दिन को जैसे यूटिलाइज करने वाले हो उसकी प्लानिंग आप लोगों ने बना ली, उसकी प्लानिंग आप लोगों ने अपनी टेबल के सामने रख ली? अगर हाँ, तो आप लोग जो है अपने दिन को बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज करने वाले हैं, और अगर ना, तो इसका मतलब यह कि आप लोग जो है परेशान होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया कि आज का दिन आप लोग किस तरीके से लेके चलने वाले हो। अगर नहीं डिसाइड करोगे तो रैंडमाइज वे में पूरा दिन चलेगा और पूरा दिन जो है वो इधर उधर हो जाएगा। इसलिए सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना है। डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है, मजा आने वाला है, एंड तक देखेगा मतलब नहीं तृप्ति हो जाएगी। जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। आप लोगों को जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलने लगे ना, एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि वो प्रॉब्लम अगर आप लोगों के सामने आई है तो आप लोग उसको एक इस तरीके से देखो कि यार मतलब इतना ये पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं दिल्ली में रहा करता था, वहाँ पर जिस बिल्डिंग में मैं था उस बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है। तो अंकल जी जो थे वो बिल्कुल अशांति में खड़े हुए थे, जिनकी वो बिल्डिंग थी, ठीक है, बहुत ही मैच्योर टाइप के इंसान थे। उन्होंने सबसे पहले इस पर फोकस किया कि पूरी बिल्डिंग में कोई इंसान न बचे और वो बिल्कुल शांति में खड़े हुए जब सारे इंसान रहे कि बिल्डिंग जल रही है, जल जाने तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मैंने पूछा भी कि अंकल ऐसा कैसे, मतलब इतना शांत कैसे दिमाग रख ले रहे हो? तो कह रहे हैं कि जो अपने हाथ में होता है उसके लिए इंसान को परेशान होना चाहिए कि वो तुमने नहीं किया है। जो अपने हाथ में ही नहीं है उसके लिए क्या परेशान हो जाए, है? तो इसके लिए परेशान होना है हमेशा। जो जिंदगी में आप लोग जो सही कर सकते हैं, जो ठीक कर सकते हैं, वो आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। मतलब आप लोग अपनी जिंदगी संवार सकते हैं, आप लोग एक डिसिप्लिन में रहकर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर वो आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को अगर लगता है कि जिंदगी जो है जिस तरीके से आप लोग जी रहे हैं उसी तरीके से जीते जीते आज तक कोई एग्जाम नहीं निकला है और इसी तरीके से आप लोग जीते रहेंगे, आगे कोई एग्जाम निकल जाएगा, तो ये सबसे बड़ा धोखा तो अपने आप को देना हो गया। आप लोगों को पता है कि इस पैटर्न में एग्जाम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब कुछ कमी है। आप उस पैटर्न को समझो ना, उस पैटर्न को चेंज करो, ये आपके हाथ में है। डिसिप्लिन में आओ, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। जो इंसान ये काम कर लेता है वो इंसान सही तरीके से अपनी जिंदगी में सही मुकाम पर पहुंचता है। तो अपनी जिंदगी सुधारना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता आप लोग इस दुनिया में हो या नहीं हो। अगर आप लोग एक सक्सेसफुल पोजीशन पर जब तक नहीं पहुंचते हैं, दुनिया भर के लोगों की रोज जान जाती है। किसको पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है कि कौन कौन कहां पर मर गया। पर लेकिन सोचो आज की डेट में किसी ऐसे ऑफिसर की जान चली जाए तो प्रॉपर न्यूज़ में हेडलाइन बनेगी कि यार उस इंसान की इस तरीके से जान चलेगी, तो फर्क पड़ेगा सोसाइटी पर। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कुछ अचीव किया है। तो आप लोगों को अपनी जिंदगी संवारनी है। इसी के साथ में सोचो कि घर में एक सरकारी अगर जॉब आ जाती है ना, तो भाई साहब आपकी ज़िंदगी नहीं, आने वाले लोगों की भी ज़िंदगी संवर जाती है। कि एक तरीके से उदाहरण दिए जाते हैं फिर आने वाली जनरेशन के द्वारा कि हाँ हमारे पापा, हमारे बाबा परदादा ये एक सिविल सर्वेंट एक सिविल सर्वेंट थे। तो ये वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मिलने जा रही है, तो फील करो और उसको सही तरीके से लेके चलो, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट डे है काफ़ी ज़्यादा, 26 अगस्त यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से एक था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात करूंगा वुमेन्स इक्वलिटी के बारे में। यानी कि आप लोगों को पता है कि एक साइड में मेल है और एक साइड में फीमेल है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए जब उनको एजुकेशन देने की बात आए,
जब उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात आए और सोसाइटी में उनको कैसे ट्रीट करना है यहाँ पर दोनों को, तो उसमें भी इक्वेलिटी होनी चाहिए। ये यहाँ पर बेसिक पर्पज है और इसी चीज के लिए डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम लोग को डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, वरना नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि डे की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सोसाइटी में सब रहते हैं इस तरीके से, सबको मिलजुल के रहना चाहिए अच्छे से, पर डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो चीज गलत डायरेक्शन में जा रही है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, और एक बात ये आप लोग सोचकर थोड़े से मोटिवेट भी होगे। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर पहले मेल यानी कि जो मेल पार्ट है सोसाइटी का, उनको अधिकार दिए गए, किस चीज के, उनको अधिकार दिए गए कि आप लोग वोट डाल सकते हो, और फीमेल महिलाओं को लड़कर अपने वोटिंग के अधिकार देने पड़े। और हम लोग ऐसे महान देश में रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में किसी को भी वोट के लिए लड़ना नहीं पड़ा। जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, और जैसे ही पहला इलेक्शन हुआ, उसमें हर एक मेल और हर एक फीमेल को इक्वल वोटिंग राइट दे दिए गए, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गए हम लोग। इतने लार्ज स्केल पर जो वोटिंग सिस्टम हमारे देश में देखने को मिलता है, आप लोगों को दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा जितना वोटिंग सिस्टम हमारे देश में देखने को मिलता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी आज की डेट में हम है। तो आप लोग यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या आप लोगों को अधिकार मिलते हैं, या आप लोगों को प्रिविलेज मिलते हैं हमारे देश के अंदर में। तो ये चीज़ आप लोगों को अप्रिशिएट करनी चाहिए, इसलिए अपनी वोट का अधिकार जो आप लोगों को मिला है उसको ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीम है ये बात की जा रही है एम्ब्रेस इक्वेलिटी। तो इक्वेलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, ये थीम आप लोगों की आने वाले 4-5 साल तक रहने वाली है। तो 2026 तक यही थीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होगी, बिल्कुल ऐसे 5 ईयर प्लान एक बार आप लोग याद कर लेते हैं और फिर उस 5 ईयर प्लान को फॉलो करते रहते हैं, तो उसमें आसानी से फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं देखने को मिलती। ठीक है, यानी कि 5 ईयर प्लान है, अब ये एक बार पढ़ लिया, अब वही चीजें यहाँ पर आती रहेंगी। ठीक है, तो एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन। ठीक है, तो समानता को आलिंगन लगाना, यानी कि समानता फॉलो करना सोसाइटी के अंदर में। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट डे है, और खासकर अगर वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन इक्वलिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर आप लोग इसको मेंशन भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है ग्रीस के बारे में। ये जब किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी देश के लीडर को कोई भी अवार्ड मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस देश को, उस कंट्री को अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर ग्रीस के जो लीडर हैं उनके द्वारा यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है। तो इनका जो नाम भी आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में कई बार नाम पूछ ले आते हैं। इनका नाम है कैटरीना सैकेलारोपोulou। ठीक है, तो ये ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं जिनके द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है, और इस अवार्ड का नाम है द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है। ये यहाँ पर ग्रीस की साइड से इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर, तो ये खासकर आने वाले टाइम में बात की जा रही है कि कल्चर के रिलेशन, एकेडमिक एक्सचेंज, इसी के साथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और लोगों का पार्टिसिपेशन एक दूसरे के साथ में, डिफेंस टाइज बहुत लार्ज स्केल पर आगे बढ़ने वाली है। ग्रीस की लोकेशन कहाँ है आप लोग देखिए, चलिए ग्रीस लेकर चलते हैं आप लोगों को। ग्रीस की यात्रा आप लोगों की मंगलमय हो। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कंट्री है, तो यहाँ के जो बेसिकली एक तरीके से लीडर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो आसपास की लोकेशन भी अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इधर आप लोगों को इटली देखने को मिलेगा, इसके जस्ट यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे तो ये मेडिटेरेनियन वाला एरिया हो गया। यहाँ पर कोई भी न्यूज में चीज आती है तो उसको आप लोग अच्छे से एक बार निहार लिया करो। और न्यूज की इंपॉर्टेंस ये है कि आप लोग देखते हैं ये सेम न्यूज जो है यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के द्वारा भी यहाँ पर कवर की गई। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर ओनर जो है इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। तो यहाँ पर ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो इसका नाम आप लोग को याद रखना है। और आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जो है अलग अलग देश के ये इस तरीके से जो अवार्ड जो है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। अगर उनको आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। और इसमें अब ग्रीस जो है वो भी आप लोगों का एडिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा द ऑर्डर ऑफ नाइल्स अवार्ड जो था वो 13th स्टेट ओनर दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो यहाँ पर रिसीव किया गया इनके टेन्योर के द्वारा। मतलब इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, भूटान, पैलेस्तीन, UAE, रसिया, अफगानिस्तान, मोलदीव, बहरीन, USA, रिपब्लिक ऑफ ये है रिपब्लिक ऑफ पालू। ठीक है, फिजी, इसी के साथ में पपुआ न्यू गिनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो हमारे देश के लीडर को ये जो अवार्ड मिले हैं, आप लोग एटलीस्ट जैसे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक कंट्री होगी, मतलब आइलैंड कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, एटलीस्ट इनको जाकर एक बार मैप में देखना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर आप लोगों ने अगर उठाकर देखा होगा तो वहां पर डायरेक्ट इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टेट ओनर दिए गए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो ये एक तरीके से काफी अप्रिशिएट करने लायक भी बात आप लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से हमारे लीडर जो है वो काम कर रहे हैं कि दुनिया भर में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक छोटी सी गलती हो गई यार, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और ये गलती नहीं बोल सकते, एक तरीका टेक्निकल इशू यहाँ पर बेसिकली देखने को मिला था। जो मैंने बोला था कि चंद्रयान 3 जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था, उसके उपलक्ष्य में एक डिस्काउंट प्रोवाइड कराया गया था कि कोई भी अगर बच्चा आता है यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं, ये आज तक नहीं किया था, ये पहली बार किया था चंद्रयान 3 की खुशी में, कि 33% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा किसी भी कोर्स के ऊपर जो भी आप लोग लेना चाहते हैं। और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, क्योंकि डेली चंद्रयान तो लॉन्च होने के नहीं है। तो यहाँ पर तो ये बहुत ही एक अच्छी, एक ऐसी देश में, पूरे देश में एक बहुत ही गर्व की बात थी। पर लेकिन हुआ क्या, टेक्निकल इशू की वजह से वो जो पर्टिकुलर डिस्काउंट था वो कुछ टाइम के लिए ऑफ हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, जो भी हुआ। तो उसमें कई सारे बच्चों ने जो है वो उसमें इनरोल नहीं कर पाए, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसको जैसे एक्सटेंड किया गया, तो एक्सटेंड किया गया थोड़ा सा उसको, तो कई सारे बच्चों ने, कुछ ने बाद में इनरोल किया। और उसमें फिर बाद में कई सारे बच्चे रह गए कि सर आपने तो बोला था कि डिस्काउंट जो है वो 12 बजे तक ऑफ हो जाएगा। तो टीम जो है उसको फिर 12 बजे तक ऑफ नहीं किया उन्होंने, वो अगले दिन तक चलता रहा। यानी कि बीच में जिस दिन चलना था उस दिन बीच में गायब हो गया, और फिर जिस टाइम ऑफ करना था वो उस टाइम ऑफ नहीं किया। बेसिकली ऑटोमेटिक का ऑप्शन होता है वैसे उसमें, पर लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, ये जो डिस्काउंट वाला होता है ये मैनुअली लगाना पड़ता है, ठीक है, और फिर मैनुअली ऑफ करना पड़ता है उसको। तो टीम उसको करना भूल गई, तो अगले दिन भी कुछ बच्चों ने उसमें लिया, तो उसमें भी कई सारे बच्चे थे कि सर अगले दिन तक भी दे दिया और हमें पता नहीं था सर, हमको बाद में पता चला। तो 2 इशू की वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो उसमें इनरोल नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये मैं आज आप लोगों के लिए बोलता हूँ, पर लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि रीज़न यही है कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक खुशी थी जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड कराई गई। तो यहाँ पर ये आज शाम 12 बजे तक आखिरी है आप लोगों के लिए, जिसको आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद में फिर ये आप लोगों को शायद, मुझे नहीं लगता है कि कभी आप लोगों को इस साल के अंदर में कभी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉसिबल नहीं है कि इसको इस तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके। बस एक खुशी थी, मैंने कहा कोई नहीं, चलो जो भी, जिसको भी फ़ायदा होगा, फ़ायदा होना चाहिए, बस एक तरीके से वो वाली बात देखने को मिली। तो ये आप लोग देख लेना। आज 12 बजे के बाद फिर मत बोलना कि सर नहीं हुआ, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे इसको रिलेटेड मेरे पास में मैसेज आए, जिसको देख रखा था मैं, तो फिर मैंने टीम से बात की तो कह रहे हैं कि हाँ सर बीच में ग्लिच आ गया था, तो इसको देख लेना। दूसरा, कई सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो ये आंसर राइटिंग ग्रुप है जिसमें डेमो आंसर दिया जाता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है क्या? जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है यहाँ पर ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये इसकी कि आंसर आप लोगों को जो डेमो मिलेगा वो हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे लिखने के लिए आता है, कोई भी आप लोगों को प्रिसाइज लिखने के लिए आता है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम होता है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर आप लोगों को ऐसे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें फायदा पहुँचाने वाली है। रेगुलर प्रैक्टिस करना क्या है, ओनली 1 टाइम पेमेंट है यहाँ पर। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप लोगों को ये बेसिकली आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद में तो कौन लिखने के लेके आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो कोई आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये 1 टाइम पेमेंट है, ये आप लोग स्कैन कर पेमेंट कर यहाँ पर स्क्रीन शॉट आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेंड करके लिखना है कि मुझे ज्वाइन करना है आंसर राइटिंग या फिर नोट्स वाला ग्रुप, जो भी आप लोग बोलोगे उसके नीचे लिख देना। और फिर 24 घंटे तक इंतजार करना है, जो टीम है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोसीजर प्रोवाइड करा देगी और आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉल मत कीजिए, कोई भी कॉल इसके ऊपर रिसीव नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर में, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जाना है, ये हेल्प चैट है, इसमें आप लोगों को जाकर इसको एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, पर सीरियस होकर तैयारी करने वाले ही उसको यहाँ पर बेसिकली ज्वाइन करें, क्योंकि उसके बाद में वहाँ पर कोई किसी ने कोई बदतमीजी की तो मेरे पास में पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। टीम को 1 मिनट लगेगी वहाँ से निकालने में, और यहाँ पर जब पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर कोई किसी के साथ में छेड़खानी करेगा वहाँ पर, तो किसी के खिलाफ वहाँ पर अगर कोई शिकायत भी हो गई तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ये साइबर इशू बन जाता है अगर आप लोग किसी के साथ में किसी भी तरीके की इस तरीके की हरकत करते हैं। तो बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आप लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है कि पढ़ने आए हो, पढ़ने के तरीके से आना। देखना, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, उसके 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इतना प्यारा आंसर लिखकर पोस्ट करते हैं, मतलब सैल्यूट है। मैं तो खुद सरप्राइज हो गया, मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया, 15 मिनट के अंदर अंदर आंसर लिख दिया, वो भी इतना प्यारा विद सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो ये एक आसान काम नहीं है, तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को लेकर आनी है अगर सीरियसली आप लोग तैयारी करें। तो इसलिए कह रहा हूँ सीरियस ही आना, ठीक है, वरना फिर निकाले जाओगे वहाँ से जो बदतमीजी काटेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बोल सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव भी यहाँ पर बोल सकते हैं, इंडिया और ईरान के द्वारा जो अभी यहाँ पर स्टार्ट किया गया।
ये न्यूज़ क्या है अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये एक मैप बेस्ड न्यूज़ भी हो सकती है, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और आने वाले टाइम पे इसके ऊपर आप लोगों को एडिटोरियल भी देखने को मिल सकते हैं ईरान और इंडिया की न्यूज़ के ऊपर। इंडिया और ईरान के द्वारा ड्रोव किया गया फॉरेन आर्बिट्रेशन जो क्लोज है चाहबार पोर्ट के इशू में। मतलब क्या है समझाता हूं पहले। जैसे आप लोगों को यहाँ पर मैप देखने को मिल रहा है, तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर आप लोग जाओगे अरेबियन सी के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को ईरान देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है यहाँ पर ईरान। ईरान के अंदर जब आप लोग जाओगे यहाँ पर आप लोगों को चाहबार पोर्ट देखने को मिलेगा। ये ईरान हो गया, यहाँ पर ये चाहबार पोर्ट हो गया। तो चाहबार पोर्ट एग्जैक्ट आप लोगों के सामने जो लोकेशन दिखा रहा है, इसको इंडिया डेवलप कर रहा है यहाँ पर। तो इंडिया जब डेवलप यहाँ पर कर रहा है तो कई सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। पर लेकिन आप लोगों को पता है जब भी दो देशों के बीच में या फिर दो कंपनीज के बीच में किसी भी तरीके का बिजनेस होता है, तो यहाँ पर कई सारी क्लोज जो है वो ऊपर नीचे होती है, आप लोगों को नजर आती है। कई सारे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी चाबहार के अंदर में यहाँ पर जो भी दिक्कत निकल कर आती है। चाबहार के अंदर में गवादर हो गया, गवादर पाकिस्तान का है, इसको चाइना डेवलप कर रहा है। तो चाबहार के अंदर में पता चला दोनों के बीच में अगर कोई दिक्कत देखने को मिली तो यहाँ पर यह था कि इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन है, यानी कि जो अगर लड़ाई होती है तो कुछ भी, तो यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो है उसके अंदर में इस पर्टिकुलर मुद्दे का निपटारा किया जाएगा। पर लेकिन अभी इंडिया और ईरान ने मिलकर यहां पर यह बोला है कि हम लोग आपस में ही इस मैटर को सुलझाएंगे, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाकर यहां पर किसी से इसके बारे में बातें नहीं करेंगे। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट एक ऐसा इनिशिएटिव हो गया। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि नॉर्मली अगर कोई इशू जो है वो इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है और वो इशू जो है आपस में मिलकर सुलझा ले रहे हैं, तो कौन सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को देखने को मिलती है कि हाँ यार बैठे हैं दोनों आपस में मिलकर उस मुद्दे का सोल्यूशन निकाल लिया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है और ज्यादा अच्छे होंगे और दोनों के बीच में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को जो ट्रेड वाला ये जो मुद्दा है ये और ज्यादा अच्छे लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन्हें कह सकते हैं कि दोनों कंट्री के बीच में इससे कॉन्फिडेंस आप लोगों को बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसके बारे में बार बार यहाँ पर जिक्र और डिस्कस भी किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ से ये जो पर्टिकुलर एरिया है बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है पर्शियन गल्फ की, ये पर्टिकुलर एरिया क्या है? ये है पर्शियन गल्फ। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमन। और इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला एरिया है ये अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। ये पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जो दो वाटर बॉडी को बोलता है, जोड़ता है, तो उसको स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में यहाँ पर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यह है स्टेट ऑफ हार्मुज। तो स्टेट ऑफ हार्मुज कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है? तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में यहाँ पर ये कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो जब दोनों कंट्री आपस में मिलकर काम करेंगे तो चाहबार पे कोई भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अब उससे यहाँ पर डिस्टेंस बना के रखेंगे, चाहबार को दोनों मिलकर साथ में लेकर चलेंगे। चाहबार के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई पूछे तो ये लोकेटेड है यहाँ पर मकरान कोस्ट, जो कि चाहबार देखने को मिलता है सदर्न जो ईस्ट ईरान के अंदर में। और ये लोकेटेड है बेसिकली गल्फ ऑफ ओमन, जो कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको डेवलप किस तरीके से किया जा रहा है कि इसको एक तरीके से जो फ्री ट्रेड और इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात की गई थी इसके द्वारा, ईरान के द्वारा, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सके। और इसी के साथ में इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, एक बात आप लोगों के समझ में आएगी कि हम लोग कई बार जब यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो हम लोग अफगानिस्तान के अंदर में कुछ भी सामान अगर भेजने की बात करते थे, कुछ भी हम लोग को कनेक्टिविटी बनानी थी, तो हम लोग अक्सर कोशिश करते थे कि यहाँ पर ईरान का ये पर्टिकुलर एरिया हम लोग को मिल जाए, कि क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है और बीच में पड़ता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से जाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं। सोचो अगर ये हमारा पोर्शन पाकिस्तान अलग न होता, आज की डेट में हम लोग खुद ईरान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में और काफी हद तक सेंट्रल एशिया के भी काफी करीब हम लोग नजर आते हैं, तो कितना ज्यादा फायदा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता। आज के दिन में नुकसान पता है कितना देखने को मिलता है? ऊपर से जहाजें लेकर जा सकते हैं, अगर कुछ भी लाना है तो डायरेक्टली कंट्री के बीच में से नहीं ला सकते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ में हम लोग कर रहे हैं काम। मतलब इससे वो इतना ज्यादा नुकसान है देश की इकोनॉमी को जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर पाकिस्तान में कुछ भी बेचा जाता है इंडिया से, तो पहले वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई जाता है इंडिया से सामान, और फिर इंडिया से यूएई से वो पाकिस्तान के अंदर में जाता है। समझ रहे हो? यानी कि जो चीज यहाँ पर 2 मिनट के अंदर पहुंचाई जा सकती है वो यहाँ पर जाने में यहाँ पर लगभग 2 महीने लग जाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है यहाँ पर दोनों देश को इससे। पर लेकिन वही है कि एक तरीके से जिस तरीके का माहौल बीच में बनाने की कोशिश की जाती है पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, उसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिलता है।
जिसको फॉलो न करने की बात की गई उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अब आप लोग समझ सकते हैं इसका नाम ही क्या है कि एक यूनाइटेड नेशन का कमीशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करता है। इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था यहाँ पर 1966 में। बेसिक मुद्दा ये रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं उनको फॉलो करना है। यहाँ पर लगभग 60 के करीब मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें 14 एशिया से, 14 अफ्रीका से, 10 लैटिन अमेरिका से है और कैरेबियन से, 8 ईस्टर्न यूरोप से हैं और 14 वेस्टर्न यूरोप से हैं। ये समझ रहे हो आप लोग दादागिरी? मतलब यूरोप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। टोटल डिवाइड करने के बाद में अकेले यूरोप को 22 मेंबर दे रखे हैं। पूरा एशिया जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, इतने सारे लोग हैं, उनको ओनली 14 मेंबर दे रखे हैं। मतलब इनका दोगलापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चीज इनके द्वारा अपने द्वारा कंट्रोल की जाती है। और अब जब इंडिया और चाइना का ओहदा बढ़ रहा है तो इनको सबको मिर्ची लगती नजर आती है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक देश अगर कोई है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप लोग सोच सकते हैं वो एक ऐसा देश है। आप लोगों ने मूवी देखी है वो जो अभी इसरो के इसरो के जो साइंटिस्ट थे यहाँ पर, ठीक है, तो उनके ऊपर जो मूवी बनाई गई थी माधवन साहब के द्वारा, तो वो नंबी नारायण जो कि उनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, वो इतने बेहतरीन साइंटिस्ट थे और उनकी जिंदगी जो है और पूरा हमारे देश का जो एक टारगेट था उसको बर्बाद कर दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, बस इसलिए ताकि हमारी एजेंसी जो है वो आगे ना निकल सके। ये खतरनाक चीज आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आप लोगों ने कल जो क्वेश्चन लिखा था उसका जो डेमो आंसर आप लोगों को मिला था उसको पढ़ रहा था मैं, और मैं बात भी करता बेसिकली टीचर से। आप लोग देखोगे यहाँ पर कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इसरो के नाम पे 104 सैटेलाइट इसरो के द्वारा यहाँ पर छोड़े गए थे। इस 104 सैटेलाइट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर लगभग 80 से 90 सैटेलाइट जो थे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे जब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। समझ रहे हैं? इस चीज का डर था यूएसए को, क्योंकि यहां पर इंडिया के अंदर में अगर क्रायोजेनिक इंजन जो है अब से 14-15 साल पहले आ जाता तो इसरो की जो साख थी वो काफी कम हो जाती और हम जो है बहुत ही सस्ते में सैटेलाइट यहां पर लॉन्च करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो सबसे पहले डेमो आंसर के अंदर में सबसे पहले रखा गया। ये सबसे बड़ा एक ऐसा अचीवमेंट था जिसमें खुद यूएसए जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है वो यहाँ पर हमारे लिए बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पर आकर उनके देश के सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर वो जो मूवी बनी उसमें आप लोगों ने देखा इतना फेक केस यहां पर डाला गया जो कि बेहद फेक था, और हर तरीके से वो हमारे देश की जो इसरो है कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं हमारे देश के साइंटिस्ट को वहां पर फंसाकर। आप लोगों ने देखा हो कई सारे साइंटिस्ट की जान चली जाती है। साइंटिस्ट एक तरीके से उनको वो वाली रेस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं मिलती है जो नॉर्मली साइंटिस्ट जो कि इतना बड़ा काम कर रहा है उससे ज्यादा रेस्पेक्ट एक आईएएस ऑफिसर को मिल जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो उनको भी उसी लेवल की एक तरीके से सिक्योरिटी, उसी लेवल की सर्विस उनको वहां पर बेसिकली मिलनी चाहिए जो यहाँ पर फैसिलिटीज एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पर वहां पर उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बल्कि एक आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या विधायक सांसद जो आप लोग देखने को मिलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसी चीजें उनको मिलती है वैसी मिलनी चाहिए देखा जाए तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा देश जो है वो आगे निकले, इसीलिए पैर खींचते रहते हैं उनके पकड़ पकड़ कर, कूप मेंढक बनकर। और ये सबसे ज्यादा काम करता है यूएसए। म्यांमार में लोग मर रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन में लोगों की जान जा रही है तो इसको फर्क पड़ रहा है। मतलब लोग तो यार ऐसे यूक्रेन के हैं, ऐसे म्यांमार के हैं, ऐसे अफगानिस्तान के हैं, वहां पर तुमको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि यूक्रेन में इंटरेस्ट है। यूक्रेन में इनका इंटरेस्ट दिखेगा तो दुनिया भर में हथियार बेच पाएंगे, इनकी मार्केट जो है ये आगे चल पाएगी। यूक्रेन में इनको अपना प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है अपने हथियारों को, ऐसा बोल सकते हैं। आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, जब से चंद्रयान मिशन 3 जो लॉन्च किया गया तब से हमारे देश के इसरो के अंदर में जो भी यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके स्टॉक मार्केट जो है वो कई गुना बढ़ गए हैं। इससे क्या मतलब है? यानी कि चंद्रयान लॉन्च किया गया, इससे हमारे देश की जो कमर्शियल जो विंग है खासकर इसरो की, जो कि बाहर के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू बढ़ गई है कि आने वाले टाइम में दुनिया भर के कमर्शियल प्रोजेक्ट जो हैं वो इसरो के झोले में पड़े हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और इसरो को सरकार के जो रिवेन्यू के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिवेन्यू के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी आप लोगों को खत्म होती है यहाँ पर नजर आएगी। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरीके से ऑटोनोमस तरीके से काम करती है आप लोगों को देखने को मिलेगी, खासकर रिवेन्यू के बेस पर, क्योंकि इस लेवल पर इज्जत बढ़ गई है मार्केट में। और जैसे ही इज्जत बढ़ती है वैसे ही ब्रांडिंग देखने को मिलती है और वैसे ही लोग ट्रस्ट करते हैं और वैसे ही फिर प्रोजेक्ट आने लगते हैं। तो ये चीज अभी यहाँ पर इसरो के अंदर देखने को आप लोगों को मिल रही है और ये और आगे जाने वाली है। तो यानी कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है यहाँ पर यूएसए के द्वारा, लड़ाई होती है तो वहां पर अपने हथियार देकर कि हाँ अब सोचो रसिया के हथियार कौन कौन खरीदेगा? क्यों? क्योंकि ये लग रहा है कि यार रसिया जो है यूक्रेन को ही नहीं हरा पा रहा है, क्या ही हथियार लिए बैठा है वो, ठीक है। पर लेकिन सबको पता है कि यूक्रेन को हथियार यूएसए दे रहा है, तो यूक्रेन के हथियार की वजह से वहां पर लड़ाई होने की वजह से यूएसए के हथियार की मार्केट बढ़ गई।
तो ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर अपने पैर जाकर घुसेड़ देना, ये कंडीशन देख सकते हो। तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है कि अपने फ़ायदे के लिए उनको इंसान मानवता के ऊपर कोई रहम नहीं आता है, बस अपना फ़ायदा यहाँ पर मिलना चाहिए। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जब जापान के ऊपर बम डाले गए थे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर में, तब से यूएसए का वर्चस्व जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री में बढ़ना स्टार्ट हो गया था और लोगों ने यूएसए का लोहा मान लिया। और वहां से लेकर अगर आप लोग चीज़ों को देखोगे तो आज तक का यूएसए का लोहा चला हुआ आ रहा है उसमें, और उसकी वजह से यूएसए ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में, ताकि दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना रहे, और बना हुआ भी है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गेम होते हैं। जो सारी बातें बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग की एक माइंड सेट बनाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जब आप लोग लिखोगे कुछ कहीं पर भी आंसर वगैरह, या फिर चीज़ों किसी को आंसर आप लोग बता रहे होंगे, तो वहाँ पर आप लोग समझ पाओगे कि बेसिक चीज़ क्या है। तो ये चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पर निकल कर आ रही है, यही है कि ये जो फॉर्मुलेट करते हैं मॉडर्न कैसे फेयर होना चाहिए, कैसे रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं, लीगलाइज प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस रीजनल और नेशनल लेवल पर किस तरीके से सेमिनार करके यूनिफॉर्म कानून लेकर आना है। ये इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी कानून होता है, उसको समझने का आसान तरीका है कि इंटरनेशनल लेवल का कोई भी जो कानून है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे देश के अंदर में आज की डेट में कितने स्टेट हैं बताइए भूल गए क्या अगर सेंटर ने कोई कानून बना दिया तो उसमें कोशिश ये रहती है कि सारे देश के अंदर में अलग अलग राज्य में उसको यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट किया जाए, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया हो, चाहे वो तमिलनाडु वाला, चाहे वो असम वाला, चाहे वो गुजरात वाला। तो हर एक एरिया में वो ढंग से इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये बेसिक पर्पज आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे ही जब यूएन के अंदर में कोई कानून बनाया जाता है तो उसका बेसिक पर्पज रहता है कि चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो यहाँ पर कोई भूटान हो, चाहे वो यहाँ पर आप लोगों को अफ्रीका के अंदर में कोई भी कंट्री हो, ओमान हो, चाहे कोई घाना हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यहाँ पर चले जाओ, चाहे वहाँ पर, वो यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करना है, यानी कि सबके ऊपर वो समान तरीके से इंपैक्ट डाले, तो उस तरीके से बैलेंस बनाकर लेकर चलना है। तो इसीलिए ये कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा। मैं बेस्ट क्वेश्चन चाबार वाला आप लोगों से पूछा जा सकता है। चाबार की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब ये न्यूज़ में रहता था कि अफगानिस्तान, रसिया, यूरोप और आने वाले और दूसरे एरिया में हम लोग पाकिस्तान को एक तरीके साइड करके यहाँ पर जा सकते हैं। ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई के साथ में एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। चाबार से आगे भी हम लोग बढ़कर, जैसे हमने बताया ना, चाबार से होते हुए हम लोग अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अक्सर कनेक्टिविटी का इशू सबसे खतरनाक होता है इंटरनेशनल लेवल पर जब आप लोग बात करते हो। सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में चाइना का बहुत ही शानदार तरीके का आप लोग कनेक्शन देखने को मिलेगा, और इससे चाइना को पता है कितना फायदा होता है। वहां पर इतना सारा रॉ मटेरियल है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे चाबार से यहाँ पर जाएंगे जहदेन, और फिर यहाँ पर जहदेन से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जरांग, और जरांग जो है बेसिकली ये अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी बनाई जाती है। इसी में एक पर्टिकुलर एरिया जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोलते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग रूट है जो कि इंडिया से होता हुआ रसिया से जो रसिया तक पहुंचेगा वाया ईरान। तो यहां पर भी एक कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका फोटो लगाना भूल गया मैं, एक तरीके से रुक जाओ, एक मिनट दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो आप लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये कोई भी पिक्चर देख लो, जैसे यहाँ से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ आप लोग देखते हैं, एक तो ये इधर से रास्ता जा रहा है, दूसरा यहाँ से ईरान से होता हुआ ये डायरेक्ट आप लोगों को रसिया तक पहुंचता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पर देखो, तो ये रास्ता कनेक्ट करने में भी जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी ईरान का आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक सेकेंड यार, कहाँ गए, ये देखो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रूट को कनेक्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर अगर ईरान देखोगे, यहाँ पर ईरान का बंदर अब्बास जो एयरपोर्ट है, ये पोर्ट है जो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ, तो इसको जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दुनिया को कनेक्ट करने का, अफ्रीका को यूरोप के साथ में और इस तरीके से कनेक्ट करने का ये इंडिया का इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इससे होता हुआ ये कौन सा सी है इसका नाम आप लोग को बताना है देखता हूँ कौन सा आंसर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली चीजें आती हुई नजर आती हैं। नाम सी से बनता है, इतना आप लोगों को हिंट देता हूँ, चलिए, ठीक है। तो बताइएगा सही आंसर क्या है। और इसी के साथ में इसकी कनेक्टिविटी जो पाकिस्तान के अंदर में ग्वादर पोर्ट है उसके पास में काफी आप लोगों को देखने को मिलेगा। 76 न्यूटिकल माइल्स, लगभग 150 किलोमीटर के करीब आप लोगों को नजर आता है। और अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ में मैंने बता दिया, कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही एक तरीके से एक अच्छा आप लोग एक बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा हमारे लिए रिक्वायर्ड ये एक ऐसा एरिया जिसमें हम लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिक है। इंडिया का विजन क्या है चाबार को लेकर, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर,
तो यहाँ पर ये आज नहीं 2003 में, और हम बैठे हैं 2023 में। तो आप लोग खुद देखिए अंदाजा लगाकर कि यहाँ पर एक तरीके से 2023-24 की अगर आप लोग बात करें, आगे अभी डेवलप हो रही हैं चीज़ें, 2023, 24, 25, 22 में भी बातें की थी, 23 में बातें की, 24 में बातें की, 25 में बातें की जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, फिर आगे चलकर चीज़ें स्टार्ट की गई। बीच में हालांकि हमको छोड़ना पड़ गया यहाँ पर काफ़ी हद तक, जब यहाँ पर यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगाए गए काफ़ी लार्ज स्केल पर ईरान के ऊपर, उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को चीज़ देखने को मिली, ठीक है। और इसी के साथ में अल्टरनेटिव रूट मिल जा रहा था अफगानिस्तान के अंदर, जब यहाँ पर एक तरीके से 2001 में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तालिबान को हराकर यहाँ पर आया, 20 साल तक यहाँ पर रूल करके भागा, ठीक है, फिर से यहाँ पर लात लगवाकर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर फिर चीज़ें आगे स्टार्ट की गई। इसके अंदर में हाईवे बनाया गया, ठीक को। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये कई ना ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाती हैं। तो इसको भी अगर थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे कि कई बार आप लोगों से जब इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर आप लोगों से कि डेलाराम जो एक तरीके से जरांग डेलाराम जो यहाँ पर हाईवे है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, तो अफगानिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था। और जैसे यहाँ पर ये हो गया बेसिकली हेरात और काबुल, ये वो एरिया है जो कि कई बार बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से न्यूज़ में आते हैं, और अक्सर एग्जाम के अंदर में कंट्री और उस एरिया को मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए बेसिक चीज़ें जो आप लोग समझ सकते हैं। 2016 प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ट्रैवल किए थे तेहरान और साइन किया था एक चाहबार पोर्ट के लिए एक एग्रीमेंट, जिसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। और उस टाइम पर बेसिकली जो यहाँ पर ये जो साइन किया गया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी भी था, ताकि हम लोग आगे चलकर कनेक्टिविटी बना सके अफगानिस्तान के साथ में, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ पर सपोर्ट कर सके। तो ये सारे इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन वही है, कई जगह वो नहीं कहते कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे हिंड्रेंस, रोड ब्लॉक। एक तो चाइना को डोमिनेंस, चाइना कई बार दबदबा दिखाता है वहां पर, चाइना के फेवर में, अपने फेवर में चीजों को लेने के लिए आज के डेट में चाइना ने संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ईरान को ऐड कर दिया, और अब ब्रिक के अंदर भी ईरान ऐड हो गया, ठीक है। तो चाइना उसको दिखा रहा है कि मेरे साथ रहेगा तो इंजॉय करेगा, यूएसए तेरे साथ में बर्बादी कर रहा है तो हमारे साथ में दोस्ती कर, तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाली बात यहाँ पर चल रही है। यूएसए के सैंक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को पता है 2019 तक भी यूएसए के सैंक्शन जो है वो चलते रहे कि हम लोग ईरान से तेल नहीं इंपोर्ट कर सकते, वरना फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी में आता था ईरान हमेशा, जिससे तेल इंपोर्ट करते थे, और बहुत ही सस्ते वाला, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, ये खुद भी टिल्टेड है चाइना की तरफ। रीजन सीधा सीधा आप लोग समझ सकते हैं, रीजन ये है कि चाइना इसको बहुत ही सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, हर तरीके से पैसा दे सकता है चाइना, एक तरीके से पूरा एंटरटेन कर सकता है उस कंट्री को जो कि यूएसए के अपोज में जाएगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कई बार देखने को मिलते हैं चाइना में, और हमें सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? चाइना किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है तो वो झट मंगनी फट बिहा वाला काम करता है, उस प्रोजेक्ट को बहुत ही इमीडिएटली कंप्लीट करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे वैसे होता है जैसे हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट खुद देश के अंदर में चलते हैं, सेम पैटर्न में हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारी इंसल्ट होती नजर आती है कि प्रोजेक्ट ले तो लेते हैं पर उसको कंप्लीट नहीं करते, वो लंबे समय तक पड़ा रहता है। तो कई बार ऐसे हर्डल हमारे देश के अंदर में देखने को मिलते हैं, वो भी चीज़ें रहती हैं जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। उसका कई बार रीज़न ये भी रहता है कि हमारे पास में रिसोर्सेज इतने नहीं जितने चाइना के पास में, और बाकी कई बार दूसरे देश के साथ में भी हम लोग को कम्युनिकेशन बैठाना है, वहाँ पर उनके ब्यूरोक्रेट है, हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बीच में उस लेवल पर नहीं संवाद हो पा रहा है जैसा होना चाहिए उस चीज़ को आगे लेकर चलने के लिए। तो बहुत ही बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लिखने के लिए कुछ आए तो आप लोग इंडिया और चाइना के रिलेशन, इंडिया और ईरान के बारे में, तो इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में 2017 में, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि चाहबार पोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों डेवलप कर रहा है। तो इसको पढ़कर आसानी से आंसर दे सकते हो, मुझे लगता है कि आंसर देने की जरूरत है। इसको पढ़ोगे ध्यान से तो आप लोगों को आंसर मिलेगा कि इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर द एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो बाईपास रूट हम लोगों को मिल जा रहा है, और ये ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने तो पूछा जाए तो याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, UNCITRAL कमीशन जो कि न्यूज में आ गया, तो पूछा जाए तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो सारी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे और जब आंसर आप लोग यहाँ पर आसानी से दोगे तो आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा C, यानी कि ऑल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर किया करो, ये एप्लीकेशन पर भी जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर भी आप लोगों को वीकली भी क्विज मिलता है, डेली क्विज मिलता है, तो इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हो। कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। चीजों को अच्छे से लेकर चलो ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के मन में न रहे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है कि पुतिन साहब जो हैं वो G20 की मीटिंग में नहीं आने वाले हैं। प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा यहाँ पर डिनाई कर दिए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली रशियन जो एक तरीके से प्रेसिडेंट वो नहीं आएंगे, तो यहाँ पर उनकी तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है,
रसिया और यूक्रेन क्राइसिस जो है फरवरी 2022 से चल रहा है, पूरा एक साल से यहाँ पर ऊपर हो चुका है, जिसकी वजह से रसिया की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी टाइट देखने को यहाँ पर मिलती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ब्रिक की समिट में भी वो नहीं गए, उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर भी यहाँ पर ब्रिक के बारे में बात की गई। G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसके बारे में यहाँ पर है, ये अभी कंक्लूड हुई। तो इसमें G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आउटकम डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। तो उसी के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन GS पेपर 2 के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा होगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 2020 में भी कि G20 में कौन सा यहाँ पर ग्रुप जो है वो G20 का यहाँ पर कि मेंबर का बेसिकली पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग ग्रुप ढूंढना था, तो आंसर आप लोग यहाँ पर देखते हैं। बड़ा ही एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया था, बिल्कुल आसानी से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें G20, G8, G7 की सारी, ये बहुत ही प्यारी सी एक स्लाइड है, सारी चीजें एक्सप्लेन करती हैं यहाँ पर। अभी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि G20 में टोटल कितनी कंट्री हैं, अगर आप लोगों को देखने को मिले, ऐसी स्टेटमेंट भी आप लोगों से दी जाती है। तो याद रखना G20 में ओनली 19 कंट्री है प्लस यूरोपियन यूनियन है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और 19 कंट्री है, तब जाकर इसको G20 बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि इसमें G20 में सारे के सारे देश नहीं है, तो कंफ्यूजन में आप लोग इसको लेकर नहीं आना है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है G20 के बारे में। बाकी अगर एक बात और याद रखिएगा, G20 का कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो कोई हेडक्वार्टर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। जिस देश में इसकी मीटिंग होती है वहीं पर ही सारी चीजें तामझाम की जाती है, जैसे हमारे देश में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोगों को यूरोपियन यूनियन के साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसको 1999 में बनाया गया था। उस टाइम पर 1990 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलते हैं ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर में, कि कल को चलकर कंट्री का ब्रेकडाउन ना हो जाए, कोई सपोर्ट होनी चाहिए, तो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ट्रायो का बोलते हैं, ठीक है। ट्रायो का याद रखा, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में क्वेश्चन ही बना था कि ये ट्रायो का होता क्या है। ट्रायो का मतलब होता है 3 देश। एक तो वो देश जहां पर G20 की मीटिंग हो चुकी है लास्ट ईयर, एक वो देश जहां पर G20 की मीटिंग होने वाली है, और एक वो देश जहां पर हो रही है इस साल, एक वो देश जहां पर होने वाली है। तो तीनों को मिलाकर यहां पर ट्रायो का बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पहले तक क्या था, इटली में पहले मीटिंग हुई थी, फिर इंडोनेशिया में हुई और फिर इंडिया में होने वाली थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो किस कंट्री में होगी, तो यहाँ पर इंडोनेशिया यहाँ पर आ जाएगा, इंडिया यहाँ पर आ गया जैसी मीटिंग हो जाती है। और यहाँ पर ट्रायो में तीसरा कंट्री कौन है ये आप लोगों को बताना है, यानी कि नेक्स्ट ट्रायो का कौन होगा ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंस इसकी है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर चाइना भी है और इंडिया भी है। 85% ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स GDP निकल कर आती है, 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और 75% ग्लोबल ट्रेड जो है वो यहीं से आप लोगों को देखने को मिलता है। ये बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं। प्रेसिडेंसी के बारे में मैंने बताया कि कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है इसका, जिसमें होता है ईयर ऑन ईयर जो होता है, जिस देश में होता है वहीं पर जाकर इसका जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं, ठीक है, वो बोल सकते हैं। फर्स्ट G20 की मीटिंग हुई जो थी बर्लिन में हुई थी 1999 में, ये समझ सकते हैं। फाइनल क्राइसिस के बारे में बात की और फुल मेंबरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से ब्रिक के बारे में, ब्रिक की कौन से नंबर की मीटिंग अभी आप लोगों को साउथ अफ्रीका में देखने को मिली, और उसमें नए कितने मेंबर जुड़े हैं, 6 मेंबर जुड़े हैं। 6 के 6 मेंबर का नाम आप लोगों को लिखना है। अब तक 5 मेंबर थे ब्रिक के अंदर में, तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि G20 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया तो ब्रिक के बारे में क्वेश्चन पूछते हुए वो आप लोगों से शर्माएंगे नहीं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में जो मीटिंग हुई इसमें 5 नंबर का एक कंक्रीट और काफी एक एक्शन ओरिएंटेड जो एक प्लान निकल कर आया, जिसके बारे में याद रखते हैं, जो आउटकम डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, या मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हुई यहाँ पर जयपुर के अंदर में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो याद रखना यहाँ पर जो ये मीटिंग है अभी जयपुर के अंदर में देखने को मिली, तो G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में कोई पूछे तो जयपुर के अंदर में, जिसको पिंक सिटी भी हम लोग बोलते हैं, मीटिंग जो थी वो लीड की गई यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल साहब है उनके द्वारा। 5 जो मुद्दे थे वो आप लोग याद रखते हैं। हाई लेवल जो यहाँ पर बात की गई, प्रिंसिपल ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ द ट्रेड डॉक्यूमेंट, ताकि ट्रेड के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटलाइज फॉर्म में लाया जा सके। जयपुर कॉल फॉर एक्शन की बात यहाँ पर की गई। बेसिकली जयपुर के अंदर में ये मीटिंग हुई, तो MSME को कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। जेनरिक जो मैपिंग फ्रेमवर्क है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से डेटा एनालिसिस, डेटा को किस तरीके से लेकर यूज कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, तो उसमें भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिला। देखो आज की डेट में अगर कोई मेरे से पूछे
कि सर YouTube पर किस तरीके से वीडियो बनानी है। ठीक है, जब मैंने वीडियो बनानी सीखी थी तो मुझे बहुत टाइम लगा इसके अंदर में, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो कहाँ से मैंने किस तरीके से देखी। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई यूट्यूब पर उस टाइम पर बताने वाला नहीं था, क्योंकि नया नया यूट्यूब उस टाइम पर चीज़ें चल रही थी। तो बहुत ही ना के बराबर लेक्चर ऐसे थे कि कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे राइटिंग पैड यूज़ करनी है, कौन सा पेन यूज़ करना है, कैमरा क्या यूज़ करना है, क्या क्या होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं बताना था। मैंने कहीं मतलब अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज की वीडियो ट्रांसलेट कर मैंने सुनी थी उस टाइम पर। तब जाकर पता चला था कि ऐसे ऐसे चीज़ों को लेकर चलते हैं। पर लेकिन आज की डेट में क्या है, एक क्लिक में आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलती है। दुनिया भर के डिजिटल कोर्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें लोग प्रॉपर सिखा रहे हैं कैसे आप लोगों को एक यूट्यूबर बनना है, वो वाली चीज़ें देखने को मिलती है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस टाइम पर कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं था। पर लेकिन अगर डेटा मिल जाए, अगर मैं आज की डेट में बताने बैठूं तो हर एक चीज़ बता सकता हूं यूट्यूब के बारे में, जितना मुझे पता है मैक्सिमम, कि ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। और उसके ऊपर एक वीडियो बना भी रखी है मैंने कि मैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ। हालांकि वो पुरानी वीडियो थोड़ी सी 2020 के लगभग, उस टाइम से काफ़ी चीज़ें, कई सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पर हाँ, एक मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई कंट्री अच्छा काम कर रही है, वो कंट्री अगर चाहती है कि यहाँ पर ये चीज़ दूसरों को पता चल जाए, वो उसके पास में सारी डायमेंशन सारी डेटा है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो GVC के यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ये बनी रहेगी यहाँ पर, और कई सारे देश इसमें आगे निकल कर आ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है प्रेसिडेंसी, ये कंपोडियम बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द MRA फॉर द प्रोफेशनल सर्विस। तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट की बात की जा रही है। जैसे नहीं, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस क्या आप लोग कर रहे हैं उनको शेयर करो, ताकि और भी आगे बढ़ सकें। स्टैंडर्ड डायलॉग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि म्यूचुअल डायलॉग एक तरीके से रिड्यूस करना है, रेगुलेटरी जो भी डाइवर्जेंस होते हैं, जो भी दिक्कत होती है ट्रेड के अंदर में, जो बड़े बड़े टैक्स लगाए जाते हैं, उसको कम करना है। तो ये 5 प्रैक्टिस है जो यहाँ पर अभी इंप्लीमेंट की जाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जयपुर डायलॉग में सामने निकल कर आई। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके बारे में, सारी बातें डिस्कस कर दी G20 के बारे में, और क्वेश्चन भी हो गए आप लोगों के सामने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो टॉपिक से। अगर रियलिटी में एग्जाम में सीरियस होना चाहते हो, क्वेश्चन कल को पूछे कि कौन सी कंट्री के जो लीडर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो कन्फ्यूजन आना नहीं, आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हो, है कि नहीं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मुंबई में अभी यहाँ पर जीका वायरस का पहला केस सामने निकल कर आया, तो इसकी वजह से हड़बड़ी मच गई देश के अंदर में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग समझोगे। डाउन टू अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जो कोई आर्टिकल लिखती है तो वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के द्वारा इनके द्वारा आर्टिकल लिखे जाते हैं करंट इश्यूज़ के ऊपर भी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर भी, और सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर भी। तो यहाँ पर अभी बात करेंगे हेल्थ के बारे में, जो कि GS पेपर 2 के अंदर में आता है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि हेल्थ जो है वो किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मुंबई में फर्स्ट केस जीका वायरस का अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल जो है यहाँ पर BMC, यानी कि जो उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उनके द्वारा बताया गया कि वायरस वाज ये डिटेक्टेड इन 79 ईयर ओल्ड, ये जो मैन है उसके अंदर में ये यहाँ पर देखने को मिला मुंबई के अंदर में। मुंबई के अंदर में पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पर बताया जा रहा है, जिसका नाम है चेंबूर। ठीक है, ये जो जीका वायरस है, ये जीका मिका टीका खतरनाक वायरस है। ये मॉस्किटो बोर्न एक वायरस है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये कहाँ से निकल कर आया था, ये जी का नाम पड़ा कहाँ से, जी का फॉरेस्ट है युगांडा के अंदर में। मैं लेके चलता हूँ युगांडा आप लोगों को। तो ये है आप लोगों की युगांडा की जर्नी, नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है युगांडा। ठीक है, युगांडा की कैपिटल भी आप लोग याद रखते हैं कंपाला। ठीक है, यहाँ पर ये लेक होगी विक्टोरिया। तो इस पर्टिकुलर विक्टोरिया लेक का नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस लेक है। यहाँ पर ये 3 देशों के बीच में है, तीनों का नाम बताइए। एक का तो मैंने बता दिया, बाकी 2 का नाम आप लोगों को बताना है। तो युगांडा से यहाँ पर ये वायरस देखने को मिला। ये जो वायरस है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मच्छर हर जगह देखने को मिलते हैं, और एक मच्छर इंसान को काट रहा है, उससे बीमारी फैल रही है। तो कितनी फास्ट ये फैल सकती है, अगर इंसान से इंसान में फैलेगी तो सेक्सुअल अगर रिलेशन कोई बना रहा है, या ब्लड किसी के अंदर में ट्रांसफर किया जा रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तब देखने को मिलेगा। पर लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है अगर ये प्रेगनेंसी के टाइम पर मां को हो गया, तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मतलब क्या है, जीका वायरस के बारे में अगर आप लोग बात करें, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको यहाँ पर मच्छर ने काट लिया, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे ही मच्छर ने काटा, तो जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके सर का साइज आप लोगों को चेंज देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर सर का साइज अगर चेंज होता है बिलो द एवरेज, और फेलियर ऑफ ब्रेन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। एट द बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस लेस देन 32 सेंटीमीटर हो जाती है, जो कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। और इसी को यहाँ पर माइक्रोसिफेली बीमारी के नाम से जानते हैं। ये कम लेवल पर है और ये ज्यादा लेवल पर है। तो जीका वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, अगर आप लोगों से कोई पूछे, और बच्चा जो कि माँ के पेट में पल रहा है, जो कि एक तरीके से, तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से, और सबसे खतरनाक चीज पता है क्या लगती है मुझे इसकी, वो ये है कि ये किसी को बीमारी अगर होती है
तो ये काफ़ी लार्ज स्केल पर अपने सिम्टम्स शो करती है। यानी कि वो नहीं कहते कैंसर का पता नहीं चला, जब लास्ट स्टेज में पहुंच गया तब पता चल रहा है, तो चीज़ें बोल सकते हैं। नॉर्मल तरीका फीवर, जॉइंट पेन वो देखने को मिलेगा, जो इंसान को वैसे भी देखने को मिल सकता है थकावट की वजह से भी। पर ये अगर टिपिकली 2 या फिर 2 से ज़्यादा दिन या फिर 7 डेज तक कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए कहते हैं कि बीमारी आज की डेट में आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। कुछ भी देखने को मिलता है तुरंत डॉक्टर के पास में पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है यूजुअली माइल्ड लेवल पर, ठीक है। तो ये एक तरीके से सीवियर भी हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन, जब बच्चे की बात करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मैंने बताया अभी यहाँ पर क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में ये लिंक है यहाँ पर गुलियन बेरे जो सिंड्रोम है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर। और सबसे खतरनाक चीज ये भी है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक ला इलाज बीमारी है आज तक देखोगे, ठीक है। मच्छर के काटने से इस तरीके से फैलती है। जीका वायरस के बारे में ये आप लोग समझ सकते हैं, काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, 2 से 7 दिन के अंदर अपना काम निपटा देता है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव जैसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें ये कई सारी बीमारियों के लिए काम किया जाता है। इंटीग्रेटेड डिजीज ये सर्विलेंस प्रोग्राम है, पता चलता रहे। और नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, कार्यक्रम के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। कई सारे सरकार के इनिशिएटिव है कि कैसे इसको डील करना है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन है प्यारा सा आप लोगों के लिए जीका वायरस के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, फर्स्ट टाइम जीका वायरस युगांडा में 1947 में पाया गया। इसी के साथ में ये बाइट करता है इंसान से इंसान में देखने को मिलता है। तो आंसर कौन सा यहाँ पर देखिए, पूछे कि आप लोगों से, आप लोग अगर नोट देखना भूल गए, आप लोग तुरंत लगा दोगे कि सी सारे आंसर सही है, पर लेकिन नोट लिखा हुआ है तो आंसर डी हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, ताकि दिक्कतें न देखने को मिले। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो सारे नोट्स होते हैं ये हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जाकर टेलीग्राम से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन से भी आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, इनको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में इसलिए है, किसी को एक समझ में नहीं आ रही दूसरी, या फिर दूसरी समझ में नहीं आ रही एक तरीके से दूसरी, तो इस तरीके से आप लोगों को फायदा रहता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती है, तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो बीमारी की सबसे खतरनाक चीज़ मुझे यही लगती है, मतलब एक तरीके से ना, नया बच्चा बेसिकली बेचारा पैदा हो रहा है, जिंदगी में आने से पहले उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो गई, तो ये कंडीशन खराब होती है। मुंबई में अभी यहाँ पर जीका वायरस का पहला केस सामने निकल कर आया, तो इसकी वजह से हड़बड़ी मच गई देश के अंदर में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग समझोगे। डाउन टू अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जो कोई आर्टिकल लिखती है तो वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के द्वारा इनके द्वारा आर्टिकल लिखे जाते हैं करंट इश्यूज़ के ऊपर भी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर भी, और सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर भी। तो यहाँ पर अभी बात करेंगे हेल्थ के बारे में, जो कि जीएस पेपर 2 के अंदर में आता है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि हेल्थ जो है वो किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मुंबई में फर्स्ट केस जीका वायरस का अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल जो है यहाँ पर बीएमसी, यानी कि जो उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उनके द्वारा बताया गया कि वायरस वाज ये डिटेक्टेड इन 79 ईयर ओल्ड, ये जो मैन है उसके अंदर में ये यहाँ पर देखने को मिला मुंबई के अंदर में। मुंबई के अंदर में पर्टिकुलर एक एरिया है जहां पर बताया जा रहा है, जिसका नाम है चेंबूर, ठीक है। ये जो जीका वायरस है, ये जीका मिका टीका खतरनाक वायरस है, ये मॉस्किटो बोर्न एक वायरस है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये कहां से निकल कर आया था, ये जी का नाम पड़ा कहां से, जीका फॉरेस्ट है युगांडा के अंदर में। मैं लेके चलता हूं युगांडा आप लोगों को। तो ये है आप लोगों की युगांडा की जर्नी, नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है युगांडा, ठीक है। युगांडा की कैपिटल भी आप लोग याद रखते हैं कंपाला, ठीक है। यहाँ पर ये लेक होगी विक्टोरिया, तो इस पर्टिकुलर विक्टोरिया लेक का नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस लेक है। यहाँ पर ये 3 देशों के बीच में है, तीनों का नाम बताइए, एक का तो मैंने बता दिया, बाकी 2 का नाम आप लोगों को बताना है। तो युगांडा से यहाँ पर ये वायरस देखने को मिला। ये जो वायरस है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मच्छर हर जगह देखने को मिलते हैं, और एक मच्छर इंसान को काट रहा है उससे बीमारी फैल रही है, तो कितनी फास्ट ये फैल सकती है। अगर इंसान से इंसान में फैलेगी तो सेक्सुअल अगर रिलेशन कोई बना रहा है, या ब्लड किसी के अंदर में ट्रांसफर किया जा रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तब देखने को मिलेगा। पर लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है अगर ये प्रेगनेंसी के टाइम पर मां को हो गया, तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मतलब क्या है, जीका वायरस के बारे में अगर आप लोग बात करें, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको यहाँ पर मच्छर ने काट लिया, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे ही मच्छर ने काटा, तो जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके सर का साइज आप लोगों को चेंज देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर सर का साइज अगर चेंज होता है बिलो द एवरेज, और फेलियर ऑफ ब्रेन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। एट द बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस लेस देन 32 सेंटीमीटर हो जाती है, जो कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। और इसी को यहाँ पर माइक्रोसिफेली बीमारी के नाम से जानते हैं। ये कम लेवल पर है और ये ज्यादा लेवल पर है। तो जीका वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, अगर आप लोगों से कोई पूछे, और बच्चा जो कि माँ के पेट में पल रहा है, जो कि एक तरीके से, तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से, और सबसे खतरनाक चीज़ पता है क्या लगती है मुझे इसकी, वो ये है कि ये किसी को बीमारी अगर होती है तो ये काफ़ी लार्ज स्केल पर अपने सिम्टम्स शो करती है। यानी कि वो नहीं कहते कैंसर का पता नहीं चला, जब लास्ट स्टेज में पहुंच गया तब पता चल रहा है। तो ये चीज़ें बोल सकते हैं। नॉर्मल तरीका फीवर, जॉइंट पेन वो देखने को मिलेगा, जो इंसान को वैसे भी देखने को मिल सकता है थकावट की वजह से भी। पर ये अगर टिपिकली 2 या फिर 2 से ज़्यादा दिन या फिर 7 डेज तक कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए कहते हैं कि बीमारी आज की डेट में आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। कुछ भी देखने को मिलता है तुरंत डॉक्टर के पास में पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है यूजुअली माइल्ड लेवल पर, ठीक है। तो ये एक तरीके से सीवियर भी हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन, जब बच्चे की बात करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मैंने बताया अभी यहाँ पर क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में ये लिंक है यहाँ पर गुलियन बैरे जो सिंड्रोम है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर। और सबसे खतरनाक चीज ये भी है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक ला इलाज बीमारी है आज तक देखोगे, ठीक है। मच्छर के काटने से इस तरीके से फैलती है। जीका वायरस के बारे में ये आप लोग समझ सकते हैं, काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, 2 से 7 दिन के अंदर अपना काम निपटा देता है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव जैसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें ये कई सारी बीमारियों के लिए काम किया जाता है। इंटीग्रेटेड डिजीज ये सर्विलेंस प्रोग्राम है, पता चलता रहे। और नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, कार्यक्रम के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। कई सारे सरकार के इनिशिएटिव है कि कैसे इसको डील करना है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन है प्यारा सा आप लोगों के लिए जीका वायरस के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, फर्स्ट टाइम जीका वायरस युगांडा में 1947 में पाया गया। इसी के साथ में ये बाइट करता है इंसान से इंसान में देखने को मिलता है। तो आंसर कौन सा यहाँ पर देखिए, पूछे कि आप लोगों से, आप लोग अगर नोट देखना भूल गए, आप लोग तुरंत लगा दोगे कि सी सारे आंसर सही है, पर लेकिन नोट लिखा हुआ है तो आंसर डी हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, ताकि दिक्कतें न देखने को मिले। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो सारे नोट्स होते हैं ये हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जाकर टेलीग्राम से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन से भी आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, इनको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में इसलिए है, किसी को एक समझ में नहीं आ रही दूसरी, या फिर दूसरी समझ में नहीं आ रही एक तरीके से दूसरी, तो इस तरीके से आप लोगों को फायदा रहता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती है, तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो बीमारी की सबसे खतरनाक चीज़ मुझे यही लगती है, मतलब एक तरीके से ना, नया बच्चा बेसिकली बेचारा पैदा हो रहा है, जिंदगी में आने से पहले उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो गई, तो ये कंडीशन खराब होती है। बाकी ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, पंजाब से निकल कर आ रही है, पंजाब में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है पावर में यहाँ पर, और गवर्नर साहब जो हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, वो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दूंगा अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल है कि गवर्नर थ्रेटन द प्रेसिडेंट रूल अमिड द फेस ऑफ विद मान, यानी कि जो मान साहब जो हैं, जो भगवत मान उनका नाम है, आज के दिन में पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। तो बोला है कि आर्टिकल 356 के हिसाब से मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी बेसिकली सीएम से कि कितने लार्ज स्केल पर लोग जो हैं आज की डेट में नशे का शिकार हैं यहाँ पर, तो वो उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया गया। तो इसके चलते इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। मतलब क्या था कि लोग बोलने लगे कि मणिपुर में तो प्रेसिडेंट रूल आज तक नहीं लगा, वहां पर इतनी बुरी बुरी घटनाएं हो गई, तो यहाँ पर बिना किसी बात के प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रहे हो। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक तरीके से तनातनी होती है, और उसमें गवर्नर का जो रोल होता है उसके ऊपर बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक ऐसा टॉपिक है जो कि फेडरलिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और गवर्नर के बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी दिया था लिखने के लिए यहाँ पर, तो उसमें सारी बातें बताई थी कि गवर्नर के पास में क्या क्या पावर रहती है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो रिजर्व कर सकता है बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गवर्नर के हाथ में ये पावर रहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक टाइट पावर दे रखी है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है जिसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ये बोला गया था कि जो ये आर्टिकल है ना यहाँ पर आर्टिकल 356, ये डेड लेटर रहने वाला है, यानी कि इसको कभी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अंबेडकर साहब भी सोचते होंगे कि मतलब करने क्या गए थे और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, तो खतरनाक है यहाँ पर ये। बाकी यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी सीबीआई का जो मैटर चल रहा था बेसिकली एक तरीके से मणिपुर के अंदर में, वो केस जो है आसाम के अंदर में शिफ्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि इसको इंडिपेंडेंट तरीके से देखा जा सके। वरना इसके अंदर में कई सारे बोला जा रहा है कि दिक्कतें देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसी एरिया में सारी चीज़ें आसानी से पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल के आता है। बाकी सी जिनपिंग साहब जो हैं वो बोथ कंट्री को बोल रहे हैं कि बॉर्डर प्रॉपर हैंडल करना चाहिए। मतलब तुम बदतमीजी काटो बार बार और फिर हमको यातनाएं दो कि बॉर्डर हैंडल करें, हम तो कर ही रहे हैं यार अच्छे से, तुम अपनी बदतमीजी सुधारो। प्रज्ञान के बारे में बात की जा रही है, 8 मीटर चला, बस देख ली मतलब एक तरीके से, मतलब जो वीडियो है वहां पर दिखाया गया कि प्रज्ञान ट्रांसवर्स 8 मीटर, ठीक है। तो एक विक्रम जो लैंडर है उसमें से प्रज्ञान रोवर निकला, दोनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। 8 मीटर चला, आराम आराम से घूम घूम कर टहल रहा है, मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी एक आप लोग इनिशिएटिव बोल सकते हैं जो हमारे द्वारा एक दुनिया भर में एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई गई यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, इसरो सैड ऑन एक्स मतलब फॉर्मली ट्विटर ये बेसिकली आप लोग देखते हैं। अगर ट्विटर पर आप लोग हैं तो इसरो को आप लोग फॉलो जरूर करिएगा, इसरो का जो हैंडल है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। मैं भी हूँ वैसे ट्विटर पर मैं इतना ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें आती रहती हैं, अगर करना होगा तो कर लेना, पर इसरो को जरूर करिएगा, ठीक है। इसरो हो गए, देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए, देश के प्रेसिडेंट हो गए, इनको फॉलो करो क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डायरेक्ट मिलती रहती है अगर ट्विटर पर हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जा रहे हो इसी को करने के लिए, तो ज़्यादा जरूर उसके लिए जरूरी नहीं, ठीक है। नेशनल न्यूज़ है, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, बात की जा रही है भारत NCAP के बारे में। ये डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि हमारे देश के अंदर में न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है 1 ऑफ अभी आने वाले टाइम में, सितंबर से अक्टूबर से। दिमाग से निकल के बताओ, मैंने पढ़ाया तो था यार आप लोगों को बताइए, चले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो सबके लिए इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा सिस्टमेटिक वे में। किसके बेस पर रेटिंग होगी, 5 स्टार रेटिंग रहेगी। यहाँ पर 41 पॉइंट्स जो है उनको देखने को मिल रहा है। चाइल्ड भी अगर है तो उसको कैसे लेकर चलना है कल को, मतलब ये एक क्रैश के ऊपर बात की जा रही है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, सामने से एक्सीडेंट होता है, बराबर में से एक्सीडेंट होता है, तो कैसे उसके अंदर में बैठा हुआ इंसान जो है वो सेफ होना चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिक्स समिट के बारे में बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहुंच गए थे, तो यहाँ पर ये बेसिकली पूरा बता दिया आप लोगों को। नए 6 मेंबर अभी ऐड हो गए हैं, तो वो सारी बातें बताई। तो 15 नंबर की मीटिंग थी यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है कि कोजिंग द फ्लड इज ए टेरिटरी ऑफेंस इन द, एक तरीके से प्रपोज द भारतीय न्याय संहिता बिल टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड। मतलब क्या इसका, इसमें ये बोला है कि जो नया बिल अभी लेकर आया गया है उसमें यहाँ पर बाढ़ को जो डिफाइन किया गया है वो एक तरीके से ऐसे डिफाइन किया गया है जैसे कि आतंकवादी एक तरीके से ऑफेंस, यानी कि टेररिस्ट ऑफेंस, फ्लड को उस तरीके से डिफाइन किया गया। तो बहुत सारी चीजें देखो, अभी ये बिल ऐसा नहीं कि ये आ गए हैं तो ये बिल्कुल एकदम कानून बन गए, अभी इनको रिव्यू किया जा रहा है क्योंकि ये बिल की फॉर्म में है। अभी ये एक तरीके से आगे चलेगा, फिर इसके ऊपर डिस्कशन डिबेट होगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें चेंज की जा सकती है, वो सब चीजें देखने को मिलेगी। तो ये अभी आगे आने वाला है। कोई भी अभी पेपर आप लोग रिसेंटली देंगे ना, उसमें पुराने से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को याद है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर लॉ, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेसिकली ईपीएफओ के लिए, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बोला था कि मैक्सिमम 99% क्वेश्चन जो है पुराने से आएंगे, और वहां पर वही चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो सारे क्वेश्चन पुराने से मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिले। क्यों? क्योंकि 2020 में चीजें लाई गई हैं, अभी आराम आराम से रोल आउट हो रही हैं, तो अभी पुराने से ही सारी चीजें पूछी जाएंगी। जब तक कि सिस्टमेटिक वे में चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो जाती उसमें भी पुराने तक ही चलती रहेंगी। तो ये आप लोग देखते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से चीजों को एंजॉय करते रहिए, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्पेस के फील्ड में जाओगे तो यहाँ पर आफ्टर चंद्रयान 3 इंडिया कोलैबोरेट विद जापान टू एक्सप्लोर द लूनार पोलर, जिसको ल्यूपेक्स मिशन नाम दिया गया है। इंटरेस्टिंग क्या है, अब तक हम कोई मिशन लॉन्च करते थे तो दूसरी कंट्री हमारी हेल्प करती थी, अब अपोजिट हो गया। कोई कंट्री अब यहाँ पर चांद के लिए मिशन लॉन्च करेगी तो हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। तो ये है यहाँ पर बड़ी बात, याद रखिएगा। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी जिसको जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी बोलते हैं, और लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन जिसको ल्यूपेक्स बोला गया, ये पूछा जा सकता है। ये आने वाले टाइम में 2025 में लॉन्च किया जाना है। तो ल्यूपेक्स जो है वो यूज करेगा रोवर और लैंडर, जैसे हमने अभी किया है यहाँ पर। तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, वही पानी और उसका बारे में स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे मिलकर यहाँ पर। तो जापान, जाक्सा और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में जाक्सा डेवलप कर रहा है रोवर एंड लैंडर इसरो के साथ में मिलकर। द रोवर विल बी कैरी नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंटल ऑफ इसरो एंड जाक्सा बट ऑल्सो दोज यूएस स्पेस एजेंसी, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी फिलहाल क्या हुआ, कई सारे मिशन फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी भी मिशन में दुनिया भर का पैसा, इनके एक तरीके से करेंसी, इनके एक तरीके से रिवेन्यू लगता है। अगर उसको फेल वो हो जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए हर एक देश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके और फेल होने के चांसेस को 0 के बराबर किया जा सके। तो ये पूरा मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। साइंस की न्यूज़ है यहाँ पर। मेटा ने रिलीज किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट कैन ट्रांसलेट ऑलमोस्ट 100 लैंग्वेज मतलब जैसे अभी आप लोग गूगल ट्रांसलेटर देखते हैं, तो मेटा का फेसबुक के द्वारा अनवील किया जा रहा है यहाँ पर
ये सीमलेस M4T तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीमलेस M4T ये मैसिवली मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टी मोडल मशीन ट्रांसलेशन की बात की जा रही है। ये एक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। अगर आप लोग देखोगे रीजन इसका क्या है, रीजन ये है कि दुनिया भर में कंपनी चाहती है अपना दबदबा बनाना, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिलते हैं और आने वाले टाइम में इनका दबदबा और बढ़ने वाला है। तो सीमलेस M4T सपोर्ट जो है यहाँ पर ये स्पीच रिकॉग्नाइज करेगा नियरली 100 लैंग्वेज की। जैसे नहीं गूगल ट्रांसलेशन में जाकर आप लोग कुछ बोलते हो तो वहां से गूगल ट्रांसलेशन अब से लगभग 1 से 1.5 साल पहले जो काम करता था, इतना गंदा काम करता था, अब बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है एज कम्पेयर टू अर्लियर। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरीके से नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ रहे हैं, तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट देखने को मिलेगा, टेक्स्ट टू स्पीच देखने को मिलेगा, टेक्स्ट टू ये स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पर आप लोगों को आने वाले टाइम में मतलब एजुकेशन सिस्टम में बहुत फायदा इसका देखने को मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि कोई भी, जैसे मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार बोला था ना, मैंने कई सारी जैसे कि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज की वीडियो सुनी थी। यहाँ पर जब यहाँ पर मैंने YouTube के ऊपर वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पर मुझे बाकायदा ला लाकर उनकी बेसिकली ट्रांसलेशन सुनने पड़ रहे थे, क्योंकि उनके नीचे ना वो आते रहते थे, उनके जो टैग्स आते रहते थे शब्द की क्या क्या वो बोल रहे हैं, तो कई बार समझ में नहीं आती थी वो चीज़। तो यहाँ पर कई बार क्या उनकी लैंग्वेज थोड़ा समझ में आएगी कई बार क्या समझ में ही नहीं आती थी, तो वहाँ से उठा के फिर उसको गूगल ट्रांसलेशन में लाओ, फिर वहाँ पे इस्तेमाल करो, तो वो चीज़ें रहते थे। तो मतलब अब ये और आसान हो जाएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म की वजह से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सीमलेस M4T रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिला, ये क्या है यहाँ पर, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो एडवांस मल्टी लैंग्वेज आर्टिफिशियल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों से कि क्या है ये, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोगों से पूछ ले कोई यहाँ पर ल्यूपेक्स, तो ये याद रखिएगा किसका मिशन है यहाँ पर, ये हम सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, पर मिशन जापान का है। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल देंगे हमारा मिशन है ये, तो याद रखना आप लोग इसको लेकर थोड़ा सा वो भावुक मत हो जाना। ठीक है ये बात याद रखना। इसी के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर मॉडल के बारे में, तो आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या है, पढ़ लो इसको आसानी से कि क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इट विल अवॉर्ड स्टार टू कार ऑटो जो ऑक्यूपेंट्स है AOP, इसी के साथ में चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के बेस पर, और ये एप्लीकेंट फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी यहाँ पर ये है एज वेल। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज आना नहीं है। तो सोचो यार एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चाहे किसी का हो, तो जरूरी है काम करना। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर देना, और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। बाकी बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, यह है किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलती है स्पीति रिवर, जो बेसिकली उसके बैंक पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, 1992 में देखने को मिलेगा। ओनली कोल्ड डेजर्ट ये देखने को मिलता है, और कई सारे एनिमल और बर्ड पाए जाते हैं और वेजिटेशन, तो ये बेसिक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट है लोकेशन कहां पर है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसको लेकर कंफ्यूज आना कतई नहीं है। अब शब्द आप लोगों के सामने इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने हैं। पहले अंडर स्टेट, इसको बोलते हैं पर्दा डालना। ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं चीज़ों को कम करना, कंट्रोल करने वाली बात है, नीचा दिखाना भी बोल देते हैं। स्वय होता है बोलबाला, किसी का प्रभाव है भाई साहब, उसका चलता है सिक्का वहां पर। ट्रो होता है भंडार, चीज़ों को संग्रह करके रहना। डेलीरियस होता है बेसिकली एक तरीके से कि बड़बड़ाने बोल देते हैं या भ्रांतिचित बोल देते हैं, ये शब्द कई तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकॉर्पोरल है बेसिकली निराकार, जिसके कोई आकार ना हो, अकार बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका कोई आकार ना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। दूसरा फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और मतलब कॉल मत कीजिए, कॉल नहीं उठाएगा, 4 करोगे 50 करोगे, क्योंकि कॉल अलाउ ही नहीं है वहां पर। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा ये देखो चीजें क्यों की गई थी, वरना काम तो ये आप लोग जाकर एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, पर लेकिन एप्लीकेशन पे आप लोग को जाना है, फिर वहां पर प्रोसीजर करना है, तो उसमें लंबा प्रोसीजर लग रहा था। तो ये आसान बनाने के लिए काम किया गया, तो उसको थोड़ा सा उसी तरीके से आप लोग लेकर चलो। ठीक है, और बाकी डिस्काउंट के बारे में आप लोग को बता दिया, आज देख लीजिए उसको, जिसको भी सीरियसली तैयारी करनी है। अगस्त चला गया, सितंबर आ गया, तो आप लोग अगर अभी भी सीरियस होकर तैयारी करोगे, चीज़ों को लेकर चल सकते हो, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अच्छे से लेकर चलिए। बाकी टेस्ट होगा, उसके बारे में आज शाम को टेस्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को, 2 टेस्ट, एक तो आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा फ्री वाला, और एक जो क्लासेस चल रही है उसका टेस्ट होगा, तो दोनों को एंजॉय करने के लिए टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना, क्या क्या नया सीखा, कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखता हूँ किस किस को याद है, रिकॉल करो एक बार। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।